Hi guys, welcome to my channel. I'm your facilitator, Richa. Today we are here to learn about a poem from NCERT textbook class 9. The title of the poem is On Killing a Tree. The poet is Giv Patel. Giv Patel is an Indian poet, playwright, painter and a practicing physician based in Mumbai. He was born on 18th August 1940 in Mumbai. He belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement and that is involved in an effort to protect the environment. His poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it. आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने तो पोम पढ़नी थी पर मैम तो फोकस कर रही हैं गिव पटेल पे. Actually, the idea is we often go through a number of poems in our lives, but we forget whose ideas or whose thoughts are we studying about. अब अगर आप आगे कभी भी गिव पटेल की कोई पोम पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको जरूर ये याद आएगा कि गिव पटेल एक इंडियन पोएट है और वो ग्रीन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई पोम्स लिखी हैं टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पोम. आई विल recite the poem stanza by stanza and explain it. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hides, sprouting leaves. आप सभी ने कभी किसी कटे हुए ट्री को देखा है? डेफिनेटली जरूर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कई बार रोड साइड पर या अपने घर के आसपास कभी कोई कटा हुआ ट्री आपने जरूर देखा होगा. एक बात और कि आप सब ये भी जानते होंगे कि अगर हम किसी को कुछ काम करने से मना करें तो सामने वाले सोचता है कि मना क्यों किया, अब तो जरूर करूंगा. तो इसलिए पोएट ने डायरेक्टली ट्री कटर को ये ना बोलते हुए कि ट्री को मत काटो, उन्होंने एक सार्कास्टिक तरीका यूज किया और उसे सजेशंस दिए कि इस ट्री को कैसे काटा जाए. तो वो ये बोलते हैं, गिव पटेल ट्री कटर को बोलते हैं, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. मतलब कि वो ट्री कटर को ये कह रहे हैं कि इस पेड़ को काटने में आपको बहुत टाइम लगेगा. एक झटका चाकू से या कुल्हाड़ी से एक दो बार मारने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत बार मारना पड़ेगा. आगे वो इस बात का रीजन बताते हैं कि ये जो ट्री है ये बहुत धीरे धीरे एक सीड से पहले पौधा बना और फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, फाइनली एक ट्री में कन्वर्ट हुआ. तो वो ये कहते हैं कि ये ट्री जमीन के नीचे से, मिट्टी से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब कुछ लेके बड़ा हुआ है और जब ये अर्थ की लेयर से बाहर सामने आया, जब इसमें से टहनियां और पत्ते निकलने लगे तो इसने बहुत सालों तक सनलाइट एब्जॉर्ब की है, एयर एब्जॉर्ब किया है, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया है. तो ये इतनी आसानी से नहीं कटने वाला. और वो ये कहते हैं कि जहां जहां अगर आप छोटा छोटा घाव मार के छोड़ दोगे ना, वहां वहां छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियां फिर से निकलने लग जाएंगी. तो इसलिए नेक्स्ट स्टैंजा में वो ट्री कटर को और ज्यादा सजेशंस देते हैं. आइए हम पढ़ते हैं. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. यहाँ वो उसे कहते हैं कि देखो एक दो बार कुल्हाड़ी मारोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पेड़ को, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, इसने बहुत सालों से बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया है, इसलिए इतना स्ट्रांग बन गया है. तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको इसको चॉप करना चाहिए. चॉप मीन्स वही जो मम्मी किचन में करती हैं, अनियंस के साथ, टमाटोज के साथ छोटे छोटे पीसेस में काट देती है. सब्जी बनाने के लिए काटती है ना, सभी ने देखा होगा. तो वो कहता है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दो इसको.
फिर आगे बोलते हैं कि सिर्फ चॉप करने से भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप जैसे हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे कभी थोड़ी सी चोट लगती है तो क्या होता है, वो थोड़े दिनों में हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये कहते हैं कि अगर आप इसको कहीं से कट्स लगा के छोड़ दोगे या आधा काट के, भाई ऊपर का पेड़ काट दिया, नीचे का अगर पड़े रहने दिया तो क्या होगा, तो जो कटक के जो बचा हुआ है ना, जितना पोर्शन जड़ के साथ जुड़ा हुआ है जमीन से, ऊपर के पोर्शन में फिर से ऊपर के पोर्शन में फिर से नन्ही नन्ही टहनियां निकल आएंगी, मिनिएचर बोज नहीं, नन्ही नन्ही टहनियां। और फिर अगर हम उन नन्ही टहनियों को बिना ध्यान के छोड़ देंगे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि ये तो छोटे छोटे पौधे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो नन्ही नन्ही टहनियां फिर से धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ा सा पेड़ बना लेंगी। अब थर्ड स्टैंजा में वो उसको और ज्यादा सजेशंस देते हैं ट्री किलर को, ट्री कटर को, कि उसे क्या करना चाहिए। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. यहाँ वो उसको बताते हैं कि पहले उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया कि एक दो कुल्हाड़ी के मार से इस ट्री को क्यों कुछ नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि वो ट्री बहुत स्ट्रांग है, कई सालों से वो सनलाइट, एयर, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकेंड स्टैंजा में वो बोलते हैं कि अगर आपको ट्री सच्ची में काटना ही है तो उसे चॉप कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में काट दो। फिर वो उसको वार्न करते हैं कि सिर्फ चॉपिंग से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो पोर्शन नीचे रह जाएगा उस पोर्शन में क्या होगा, छोटी छोटी नन्ही नन्ही टहनियां निकल आएंगी कुछ महीनों बाद, और अगर उसका ध्यान नहीं करेंगे वापस वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसलिए वो फर्दर उसको सार्कास्टिक स्टाइल में, टोंट मारने जैसे स्टाइल में उसको एक नया सजेशन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ना एक मोटी सी रस्सी लेके आनी चाहिए और उस पेड़ को अच्छे से बांध दो, और उसको बांधने के बाद आप उसको खूब ताकत से खींचो, 3-4 लोग मिल के खींचो। अब ऐसे खींचने से क्या होगा, ऐसे खींचने से पेड़ जो है वो जड़ से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने, गिव पटेल ने एक लाइन बोली है, आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, कि ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, हाँ, ट्री की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी रूट्स, उसकी जड़ें, क्योंकि वो ट्री के लिए, ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ट्री की जड़ें सारे सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर सब उसको ऊपर पहुंचाती हैं। ये सब हमने साइंस में भी पढ़ा है कि हम जब भी पौधे में जमीन पे पानी डालते हैं तो उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके थ्रू पानी और मिनरल्स ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए ट्री की रूट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया, जो कि उसको स्ट्रेंथ देती है। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि अगर इसको सच्ची में खत्म करना है ना तो उसको जड़ से खत्म कर दो, उसको रस्सी से बांध के अच्छे से इतना खींचो कि वो ट्री जो है वो छोड़ दे, उसकी रूट्स मिट्टी को छोड़ दे, और मिट्टी जो कि उसको एंकर किए हुए है, एंकर मतलब उसको अपने अंदर फंसा के उसको सपोर्ट दे रही है, तो वो फंसाया हुआ सपोर्ट जो है जब उससे हट जाएगा तब आप सच्ची में कामयाब हो जाओगे एक ट्री को खत्म करने में। नेक्स्ट एंगल में वो कहते हैं, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि जब आपने ट्री को जड़ से उखाड़ दिया, उसकी सारी स्ट्रेंथ को वहां से हटा दिया, तब क्या होगा, थोड़ा सा ही काम बाकी है अब तो, कि मेन तो काम हो गया, बड़ा बड़ा पोर्शन का काम, जो भारी काम था वो तो खत्म हो गया, अब बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अब स्कॉर्चिंग, मतलब स्कॉर्चिंग को रिलेट करेंगे हीट से, जो कि नेक्स्ट लाइन में दी है, सन की हीट, कि हमने उसको बाहर निकाल दिया, साइड पे रख दिया, ट्री को जड़ से बाहर निकाल के साइड पे लिटा रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेट करेंगे कि जब स्कॉर्चिंग हीट पड़ेगी, जब दिन में सूरज की गर्मी तेज होगी,
तो उसकी जो हीट होगी उस हीट से ये पेड़ जो है वो झुलस जाएगा। और चोकिंग को इन्होंने एयर से रिलेट किया। चोकिंग मीन्स व्हेन यू आर अनएबल टू ब्रीथ, जब आपका दम घुटने लगता है। तो जब ट्री के अंदर ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएगा, रेस्ट उसकी ब्रीदिंग चली जाएगी, इट मीन्स जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा और ऑक्सीजन रिलीज करना भी खत्म हो जाएगी। तो वो सारा काम जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसमें होता था, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा एनवायरनमेंट को बैलेंस करता था, वो सारे काम बंद हो जाएंगे। और जब ये फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा तब क्या होगा, तो उसकी लीव जो है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी और हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी और वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएंगी। आपने देखी है कभी सूखी हुई पत्तियां, वो कैसे चरचर करती हैं, उसमें से एक आवाज आती है, वो ब्राउन हो चुकी होती है क्योंकि उसमें से पूरा वाटर जो है वो हीट की वजह से ड्रेन हो चुका होता है। सन की हीट की वजह से सारा उसका वाटर कंटेंट उड़ जाता है और उनमें से एयर भी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से वो सारी लीव जो है वो टर्न कर्ल हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं और सूख कर झड़ने लग जाती हैं। और जब ये पेड़ स्कॉर्चिंग हीट में पड़ा रहेगा, चोक करेगा, तो ये पेड़ भी सूख जाएगा और अल्टीमेटली इसके पत्ते जो हैं वो इसका साथ छोड़ देंगे। और जब ये सारा काम, जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब हमारा काम खत्म हो जाएगा, मतलब तब ये पेड़ जो है वो मर जाएगा। तो यहाँ उन्होंने, गिव पटेल ने हमें एक मैसेज देने की कोशिश की है। क्या कोई बच्चा सोच सकता है कि क्या मैसेज था वो जो वो हमें बताना चाहते हैं? क्या वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ को कैसे मारना चाहिए? क्या वो हमें ये सिखा रहे हैं? फिर वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हाँ, वो हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जैसे हम अलाइव हैं, जैसे हमें चोट लगने पर दर्द होता है, पेन होता है, ऐसे ही ट्री भी कई सालों की मेहनत से बड़ा होता है। इसलिए ट्री को मारना हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसे भी पेन होता है। और ट्री को मारने से आप सभी को पता है क्या क्या हमारे नुकसान होंगे। हाँ, ट्री को मारने से हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू स्टॉप किलिंग द ट्रीज एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ नेचर। तो इस पूरे पोम में हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें ट्रीज और नेचर की तरफ सपोर्टिव होना चाहिए, बजाय कि उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो लेट्स रिसाइट द पोम with proper tones and intonation along with me. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of light, sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So, hack and chop. But this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is the. So ये आपकी poem थी on killing a tree. Now, if you like it, then wait for my next video, which will be on the poetic devices based on this poem on killing a tree. Thank you for watching. Bye bye.